हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मनीष मेवानी और मैं बायोटेक लैब एंड स्कैन से रिप्रेजेंट करता हूँ। आज हम लोग कुछ बात करेंगे प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के बारे में। बेसिकली दो तरह से हम लोग स्वास्थ्य को देख सकते हैं, एक बीमारी होने से पहले और एक बीमारी होने के बाद। बीमारी होने के बाद में ट्रीटमेंट पार्ट आता है, तो हम लोग इलाज की बात करते हैं कि कोई भी XYZ बीमारी हो गई तो उसका इलाज हम लोग को लेना है, और तो कि वो अधिकतर लोग जानते हैं। और एक दूसरा एस्पेक्ट है जो कि एक नेग्लेक्टेड एस्पेक्ट है, वो है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, जो कि बीमारी होने से पहले हमें कुछ ऐसे कदम उठाने पड़ते हैं कि बीमारी हमें हो ही ना। तो उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहता हूँ। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर ऐसा नहीं है कि मॉडर्न मेडिसिन का ही पार्ट है। मॉडर्न मेडिसिन या फिर एलोपैथी जिसे हम कहें, तो उसका एक काफ़ी सिग्निफिकेंट पार्ट है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर। साथ में हम लोग प्राचीन पद्धतियों की बात करें तो जैसे आयुर्वेद हो गया, उसमें भी प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का काफ़ी बड़ा रोल है। जैसे कि हम सब ने देखा था कि कोविड के समय पे काढ़ा वितरण हो रहा था हर तरफ। काढ़े का काफ़ी बड़ा रोल जो है वो नेग्लेक्टेड था आयुर्वेद का, तो वो उस समय पे हम लोगों ने हर तरफ देखा था कि काढ़ा जो है लोग पी रहे हैं अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। तो यही पार्ट जो है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर के अंदर ही आता है कि बीमारी होने से पहले हम कुछ ऐसा कर पाएँ कि हमें बीमारियां हो नहीं, या अगर हो तो हमें इतना ज़्यादा नेगेटिव असर नहीं करें। तो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में एक इम्यूनिटी की बात करते हैं कि इम्यूनिटी बूस्टर्स जो कि आजकल हर फॉर्म में चल रहे हैं। काढ़ा की हो गया एग्जांपल के तौर पे, या फिर विटामिन्स जो हैं हम लोग लेते हैं, तो उससे हमारी इम्यूनिटी जो है वो बनी रहती है। दूसरा एक उसका एस्पेक्ट है, एक टेस्ट डायग्नोस्टिक एस्पेक्ट है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का, कि हमें अपनी बेसिक जांचें हैं वो समय समय पे करानी चाहिए। जांचों में कुछ भी हो सकता है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन हो सकते हैं, आपके एक्सरे से लेके सोनोग्राफी से लेके ब्लड प्रेशर मेजरमेंट हो सकता है, आँखों की जांच हो सकती है। तो इन सब चीज़ों से अगर हम लोग करवाएंगे तो कोई भी बीमारी जैसे होती है तो उससे बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्शन होने का एक चांस हमारा बढ़ जाता है। उसके भी फिर कई फ़ायदे हैं। मान लीजिए कि कोई अर्ली डिटेक्शन बीमारी का हो गया तो उससे हमें स्वास्थ्य के प्रति लाभ तो होगा ही, कि हमें वो बीमारी होने से पहले ही हमें पता लग गया, या फिर बहुत अर्ली स्टेज में बहुत हमें पता लग गया कि ये बीमारी है, तो हम उसका इलाज उसी फॉर्म में बहुत जल्दी ले पाएंगे, तो वो हमें उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगी। तो एक ये स्वास्थ्य के प्रति हो गया। दूसरा फाइनेंशियल एस्पेक्ट भी है उसका। एक कोई बीमारी अगर ज़्यादा बढ़ जाती है, फॉर एग्जांपल कैंसर ही हो गया एक एग्जांपल, तो उसका इलाज मुश्किल भी होता है और बहुत खर्चीला भी होता है। तो एक वो एस्पेक्ट भी है, फाइनेंशियल एस्पेक्ट, कि बीमारी को हम लोग आगे बढ़ने ना दें, उसे सही समय पे डिटेक्शन हो उसका और उसका प्रिवेंशन हो जाए, तो वो एक एस्पेक्ट है। तो उसलिए हमें अपनी जांचें जो हैं साल में एक बार या 2 बार, अगर कम एज है तो साल में 1 बार, और अगर उम्र ज़्यादा है अराउंड 40 के अराउंड पहुंच गए हैं तो साल में 2 बार जांचें मुख्य तौर पे करानी चाहिए, जिसमें एक मोटे शरीर का स्टेटस का पता हमें लग जाए। फॉर एग्जांपल जी, ऑर्गन्स जितने भी हैं उनकी फंक्शनिंग का पता लग जाए, लीवर, किडनी, आइज़ और हार्मोन्स हो गए। तो ये तरह के जांचें होनी चाहिए कि उनकी नॉर्मल फंक्शनिंग हो रही है, हमें पता लग जाए, क्योंकि जांचें जो हैं वो एक पहला इंडिकेटर है कि कोई डिजीज़ तो बॉडी में नहीं है। अगर कुछ टेस्ट जो हैं वो एबनॉर्मल आते हैं तो फिर अब उसका फॉलोअप में हम डॉक्टर से फर्दर इन्वेस्टिगेशंस करा सकते हैं कि भाई ऐसा क्यों है, एबनॉर्मल क्यों है। और जैसे ज़्यादा उम्र बढ़ती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ कुछ पर्टिकुलर बीमारियां होती हैं जिनका इंसिडेंस बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल गायनेकोलॉजिस्ट जो बोलते हैं कि 30 साल के बाद में आपको पैप स्मीयर रेगुलरली कराना चाहिए, बच्चेदानी की मुंह की जांच, तो एक सर्वाइकल कैंसर का अर्ली डिटेक्शन हो पाए और उसको बीमारी में तब्दील होने से पहले हम स्टेप उठा पाएँ। तो ये एक जस्ट एक एग्जांपल है। और बाकी जैसे 40s 50s में सीनियर सिटीजन्स के एज ग्रुप में आने के बाद में कैंसर तरह तरह के होने का चांस थोड़ा बढ़ जाता है, तो वो ट्यूमर मार्कर्स जहाँ जहाँ पे ज़रूरी है वहाँ पे कराना चाहिए। फॉर एग्जांपल प्रोस्टेट की जांच, तो उसके लिए PSA एक ब्लड टेस्ट होता है सिंपल सा, तो PSA बढ़ता है तो वो उस चीज़ का इंडिकेटर हो सकता है कि प्रोस्टेट का कैंसर हो सकता है। तो ये सब हमें रेगुलर तौर पे कराते रहना चाहिए।
और आज की तारीख में मैं मानता हूँ कि इसका महत्व और भी ज़्यादा बढ़ गया है कोविड के बाद में, क्योंकि कोविड के बाद में हम समाचारों में सुनते हैं कि तरह तरह की नई बीमारियां आ रही हैं। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड बीमारी है। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरी सांस फूल जाती है थोड़ा सा चलते ही, और कोविड से पहले ये ऐसा बिल्कुल नहीं था। तो वो एक एग्जांपल है। साथ में हार्ट अटैक के केसेस हम लोग बहुत देख रहे हैं कि वो यंग एज ग्रुप की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। पहले जो बोलते थे कि 50s में जो हार्ट अटैक की बीमारियां होती थी, इंसिडेंट्स होते थे, जो अब 40s में और मुझे लगता है कि 30s में भी हो गए हैं। जो सेलिब्रिटीज़ जो हैं हर तरह के जैसे न्यूज़ में आते हैं, वो हम सबको देखने को मिलते हैं। उसके अलावा कुछ केसेस नहीं आते हैं वो भी, लेकिन हमें नहीं देखने को मिलते हैं, लेकिन इसका इंसिडेंस पक्के तौर पर बढ़ा है कोविड के बाद में। तो उसका बारे में वो रिसर्च का विषय है, वो क्या कारण है और उसमें और कोविड ने उसमें और क्या बदलाव किए हैं शरीर में, वो एक रिसर्च चलेगी। तो उसके धीरे धीरे रिजल्ट्स आते जाएंगे तो हमें पता लगता जाएगा। अभी हमारी इंफॉर्मेशन उस रिगार्ड में अभी इतनी अच्छी नहीं है कोविड के बाद में। तो इसीलिए, और साथ में एक भारत की मैं बात करूं, भारत देश एक डेवलपिंग कंट्रीज़ माना गया है शुरू से ही। तो एक जॉब प्रोफाइल था वो एग्रीकल्चर सेक्टर से अब सेकेंडरी सेक्टर में जा रहा है और धीरे धीरे सर्विस सेक्टर, टर्शरी सेक्टर की तरफ जा रहा है। तो हम सबको पता है कि कहीं ना कहीं हमारा फिजिकल एक्टिविटी जो है वो बहुत कम हो गई है और वेट बढ़ रहा है और बीपी की शिकायत आ रही है। तो इसीलिए भी हम सबको चाहिए कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की वजह से हम लोग एक प्रिवेंटिव हेल्थ केयर की तरफ ध्यान दें, और प्रिवेंटिव इन्वेस्टिगेशंस उसका एक महत्वपूर्ण पार्ट है। बायोटेक लैब एंड स्कैन्स पे हम इस तरह की सभी सुविधाएं आपको देते हैं। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर से लेकर कोई बीमारी है उसका फॉलोअप का भी हमारे पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनें हैं। तो जब भी ज़रूरत पड़े तो इन नंबरों पे, नीचे दिए हुए नंबरों पे और वेबसाइट पे आके संपर्क कर सकते हैं हमें। और हम ये चाहेंगे कि ये मैसेज दूर दूर तक पहुँचे ताकि अधिकतर लोगों को अपने स्वास्थ्य से रिलेटेड जो भी जांच करानी है वो करा पाएँ और उसका लाभ ले पाएँ। डायग्नोस्टिक्स की हम लोग बात करते हैं तो मेजर दो ब्रांचेस होती हैं, पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी में किरणों से रिलेटेड होता है, रेडियो से रिलेटेड रेडियो और लॉजी जांच जो है उसमें किरणों का कहीं ना कहीं रोल है, तो वो रेडियोलॉजी है। तो उसका हम एग्जांपल की बात करें तो सीटी स्कैन, एमआरआई, सोनोग्राफी, एक्सरे, ये मोटे तौर पे आ गए। उसके अलावा और भी नई तरह की इन्वेस्टिगेशंस आ रही हैं, कलर डॉपलर हो गया, तो ये रेडियोलॉजी के अंदर आते हैं। ये जांच रेडियोलॉजिस्ट करते हैं। और पैथोलॉजी उसके अलावा जो होता है वो फोकस करता है शरीर की जांच, रक्त, फॉर एग्जांपल ब्लड की इन्वेस्टिगेशंस हो गए या फिर कोई भी और बॉडी फ्लूइड का इन्वेस्टिगेशन हो गया, सलाइवा से लेके यूरिन से लेके स्टूल, सीमेन, इन सब का एग्जामिनेशन जो है वो पैथोलॉजी के अंदर आता है। तो ये मोटा मोटा तौर पे डिफ्रेंशिएशन है दोनों के बीच में। एज सच कोई प्रिस्क्रिप्शन उसके लिए नहीं है कि ये करवाना ही चाहिए, लेकिन मोटे तौर पे हम लोग मेजर ऑर्गन्स की बात करते हैं तो लीवर, किडनी, हार्ट, और फीमेल्स में गायनेकोलॉजिकल जो है बच्चेदानी की मुंह की जांच, एक पैप स्मीयर की ज़रूर गाइडलाइन है कि आपको रेगुलरली पैप स्मीयर करानी चाहिए आफ्टर सर्टेन एज ग्रुप, जो कि 25 साल के बाद कुछ फ्रीक्वेंट, इतनी फ्रीक्वेंसी कम है कि आप 2-3 साल में एक बार करा सकते हैं। एग्जैक्ट गाइडलाइन मुझे इस समय पे नहीं बता पाऊंगा मैं, लेकिन आफ्टर 35 ईयर्स के बाद में वो एक रेगुलर हो जाना चाहिए। एक गायनेकोलॉजिकल हो गया। दूसरा, आपके ब्रेस्ट कैंसर की अवेयरनेस भी होनी चाहिए, जो अपना रेगुलर सेल्फ एग्जामिनेशन है वो आप लोगों को करना चाहिए, फीमेल्स को करना चाहिए। और मेल्स में फिर थोड़ा सा एज ग्रुप ज़्यादा है, प्रोस्टेट का एक इंसिडेंस होता है, तो वो इतना जल्दी नहीं बोलेंगे उसको, 45 प्लस के बाद में वो दूसरे सिम्टम उसके आने लग जाते हैं, तो वो अपने आप आपको रिक्वायरमेंट हो जाएगी प्रोस्टेट की जांच करने के लिए। लेकिन बेसिक एग्जामिनेशन जो है, हार्मोन्स हो गया, आपके हार्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनी, ये एग्जामिनेशंस होने चाहिए। और फीमेल्स के अंदर पेप स्मीयर हो गया और एक कैल्शियम होना चाहिए। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर का एक मेंटल वेलबींग भी एक पार्ट है, काफ़ी मेजर पार्ट है। स्पेशली आज की जो है लाइफ इतनी फास्ट हो गई है हम लोगों की, और 24/7 भी काफ़ी लोग नाइट शिफ्ट में भी काम करते हैं, तो नींद की कमी की वजह से भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मेंटल वेलबींग का एक इम्पॉर्टेंट उसमें जगह है प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में। लेकिन एक कोई सर्टेन टेस्ट हम लोग मेंटल वेलबींग के लिए, ऐसा कोई टेस्ट प्रिस्क्राइब नहीं है कि आपको ये टेस्ट कराएंगे तो आपको पता लगेगा। वो आपको अगर सिम्टम आ रहे हैं कोई, या फिर आपके आस पड़ोस के कोई लोग उसमें कोई शिकायत करते हैं, तो वो कई बार क्या होता है, मेंटल हेल्थ की
सिम्टम जो हैं वो खुद पेशेंट को समझ में आने से पहले उसके साथ वालों को समझ में आने लग जाते हैं कि वो चिड़चिड़ा हो रहा है, ज़्यादा सो रहा है, ज़्यादा जाग रहा है, नींद नहीं आ रही है, या फिर उसका बिहेवियर में कोई बदलाव आया है। तो वो इम्पॉर्टेंट है कि अपन अपने साथ में अपनी खुद की मेंटल वेलबींग के साथ साथ में अपने आसपास जो लोग हैं उनकी मेंटल वेलबींग का भी ध्यान रखें कि किसी के बिहेवियर में कोई चेंज तो नहीं आ रहा है, और अगर कुछ आ रहा है तो उसको क्यों आ रहा है पहले अपने स्तर पे बात करने की कोशिश करें, और अगर दूर नहीं हो पाता है तो फिर स्पेशलिस्ट की सलाह ले सकते हैं उसमें। लेकिन एक पर्टिकुलर टेस्ट जो है वो उसके लिए प्रिस्क्राइब नहीं है। एवरीवन वांट्स टू शो ऑफ देयर बेस्ट साइड, तो कहीं ना कहीं उसकी बेस्ट साइड जो है वो उसकी रूटीन साइड नहीं है, लेकिन वो तो हम अगर खुद को उससे कंपेयर करेंगे किसी भी एस्पेक्ट में, फाइनेंशियल हो चाहे फिजिकल एस्पेक्ट हो, कोई भी एस्पेक्ट में, तो मुझे नहीं लगता है कि वो एक बहुत अच्छा एक स्टेप है। तो इसीलिए सोशल मीडिया का तो कहीं ना कहीं रोक होनी चाहिए, और कई जगह पे लग भी रही है।